Hello everyone. We in the previous class were studying about the factors which influences the the responses that an organism gives to the abiotic factors. So basically जो भी abiotic factors होते हैं जैसे कि temperature, water, light, soil वगैरह है तो उनमें कोई change होता है तो जो organisms होते हैं वे कैसे react करते हैं कौन कौन से responses देते हैं. Fine. So we will see the different methods we can say. The very first one is regulate. Some organisms are such which regulate their body temperature, which maintains a constant body temperature or say constant osmotic pressure, and those are termed to be as regulators. Fine. In order to cope up with the external environment, regulators मतलब मैं basically मैं आपको बता दूँ क्या होते हैं. रेगुलेटर्स कुछ नहीं बट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का बॉडी टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रखते हैं बट कुछ एक रेगुलेट करते हैं. जैसे कि आप समझ लो एक एग्जांपल देते हैं. हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइन. अब ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है समझो बाहर बहुत गर्मी हो रही है या फिर समझ लो बाहर बहुत ठंड हो रही है तो हमारा बॉडी क्या करेगा. हाँ, उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज करेगा नहीं. वे बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा बट कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल मेथड्स करेगा कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल मेथड्स दिखाएगा जिससे हम उसको कोप अप करने की ट्राई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले हाँ वही एग्जाम्पल है जैसे कि अगर बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो what is going to happen, we are going to sweat profusely, that is हम बहुत स्वेटिंग करेंगे. तो स्वेट होने पे क्या होगा, वो जो स्वेट प्रोड्यूस होगा वो स्वेट इवॉपरेट होगा. इवॉपरेट हो जाने पे हमारे बॉडी पे कूलिंग होगी. तो दैट इज़ वही फिजियोलॉजिकल ऐसी मेथड की हमारे बॉडी ने जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट हम क्या करते हैं, हम उसको कोप अप एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको कोप अप करने की ट्राई करते हैं. वैसे ही हम जब बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर बाहर का टेम्परेचर 37 से लो हो गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा बहुत लो हो गया तो क्या करती है हमारी बॉडी. तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जैसे कि शिवर करने लगती है. तो शिवर करने पे क्या होगा कि वी विल शिवर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज दैट हैपन्स टू आवर बॉडी विच विल हेल्प इन जनरेटिंग द हीट. सिमिलरली वी रब आवर हैंड्स इन ऑर्डर टू जनरेट द हीट इन ऑर्डर टू कोप अप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ना कि हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो some organisms which are capable to maintain a constant homeostasis that is thermoregulation करता है और osmoregulation करता है. thermoregulation क्या होता है, that is maintaining a constant body temperature and osmoregulation is nothing but maintaining a constant osmotic pressure. फाइन. तो ऐसे organisms को हम बोलेंगे regulators. क्या बोलेंगे, regulators. फाइन. बेसिकली हमारा जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम बोलते हैं बट उसका बेसिक टेम्परेचर एक्चुअल में होता है 36.4 degree centigrade. Fine, but we will for now learn 37 degree centigrade. So such organisms are termed to be as regulators. अब जो बायोलॉजिस्ट हैं वे बायोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन से रेगुलेटर्स, जिनमें कौन कौन होते हैं, मैमल्स हैं, फिर समझ लो वेरी लोअर लेवल ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं, फिर समझ लो इनवर्टिब्रेट की जो स्पीशीज़ होती हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फाइन. ये सारे ऑर्गेनिजम्स आर टर्म टू बी एज रेगुलेटर्स. तो बायोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये सबसे ज़्यादा सक्सेस पाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे ज़्यादा जीने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर लिव इन एंटार्क्टिका और द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट में भी रह सकते हैं और एंटार्क्टिका में भी ये रह सकते हैं. देयरफॉर दिस आर द ऑर्गेनिजम्स, रेगुलेटर्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव गॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस इन सर्वाइविंग. फाइन. Now, if we can see over here, plants on the other hand do not have such mechanism. Plant के पास ऐसे regulate करने की कोई method नहीं है. तो to maintain the internal temperature, therefore plants को regulators नहीं बोला जाएगा. ये आपको याद रखना है. Plants are not termed to be as regulators because they do not have any such mechanism. पर उनमें कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है. Birds, mammals, very few lower vertebrates and invertebrate species. Fine. The
next method or the next type by which the organism could cope up with the external environment or the abiotic factors, so that is conforming. Conforming क्या होता है, अब conformers कौन होते हैं? And overwhelming majority of the 99% of the animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. 99% of the organisms are conformers. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, रेगुलेटर्स कितना परसेंट होते हैं? तो 1% क्या होंगे? रेगुलेटर्स होंगे. रेगुलेटर्स वे होते हैं जो खुद का होम्योस्टैटिस मेंटेन कर सकते हैं बाय सम फिजियोलॉजिकल मेथड्स और बाय सम बिहेवियरल मेथड्स. फाइन. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कन्फर्मर्स आर द वंस विच कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. दे कैन नॉट मेंटेन a constant internal environment. So 99% of animals and nearly all plants are conformers. Their body temperature changes with the ambient temperature. उनका जो body temperature होता है वो बाहर के temperature के हिसाब से change होता है. जैसे कि aquatic animals हैं, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient water osmotic concentration. Obviously बाहर जैसा पानी का concentration होता है वैसे ही उसके अंदर का water का concentration change होता है. ये हमें पता ही होना चाहिए. जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमने एक रेजिन है उसको पानी में रख दिया तो क्या होगा, वो रेजिन स्वेल हो जाएगी. क्यों स्वेल हो जाएगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर द वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन. वैसे ही ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे पानी में रहते हैं, तो देयरफॉर दे कीप ऑन एडजस्टिंग देयर बॉडीज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड, द सराउंडिंग वाटर इन विच दे आर. फाइन. These animals and plants are simply conformers. ऐसे animals और plants को हम बोलेंगे conformers. Fine. Considering the benefits of a constant internal environment to the organisms, we must ask why these conformers have not evolved to become regulators. Recall the human analogy we used above. Much as they like, how many people can really afford an air conditioner? Fine. Many simply sweat in out and resign themselves to suboptimal performance in the hot summer months. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. तो जैसे कि इधर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जैसे जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइन, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेगुलेटर्स हैं, जो खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं. फाइन. बट क्यों कन्फर्मर्स ने ऐसा नहीं किया कि वे खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं? वे ऐसे इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? क्योंकि इवोल्यूशन तो बारी बारी होता रहता है, तो इन लोगों ने इवोल्यूशन क्यों नहीं किया? फाइन. तो देयर इज अ सिंपल आंसर टू दिस दैट नॉट एवरीवन कुड अफोर्ड दिस. जैसे कि ये जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स की बात करो तो उनकी साइज़ बड़ी बड़ी होती है. जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वे बड़े बड़े साइज़ के होते हैं. फाइन. तो वे अफोर्ड कर सकते हैं दैट दे स्वेट एंड देन ऑन दे कैन मेंटेन देयर फिजियोलॉजी, मेंटेन देयर थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन. फाइन. वैसे ही जैसे कि इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सारे लोग AC अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे ही यही चीज़ है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम बात करते हैं, तो सारे ऑर्गेनिजम्स ये थर्मो रेगुलेशन करना अफोर्ड नहीं कर सकते. क्यों? तो थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. थर्मो रेगुलेशन अगर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो उनकी कितनी एनर्जी यूज़ हो जाती है. जैसे कि हम हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं तो उसके लिए हमारी एनर्जी यूज़ होती है, नहीं कि वो ऐसे ही हो जाता है. हम खाना खाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में लग जाती है. तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कहाँ से इसको करते? So basically, thermoregulation is energetically expensive for many organisms. This is particularly true for all स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स. जब हम श्रूज और हमिंग बर्ड की बात करेंगे, हीट लॉस, वो बहुत छोटे हैं, समझ लो ये जो बर्ड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं. हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. हीट लॉस जो है, हीट गेन जो है, इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया. अब ये जो एनिमल्स होते हैं भले छोटे होते हैं बट इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है. समझ लो ये छोटे होते हैं बट इनका जो सरफेस एरिया होता है, समझ लो. फाइन.
ये बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली इनका जो सरफेस एरिया बड़ा होता है, बट इनका कंपैरेटिवली वॉल्यूम, सरफेस एरिया इनका ज़्यादा है। फाइन, वे जितनी जगह रोकते हैं वो ज़्यादा है, बट उनका कंपैरेटिव जो वॉल्यूम होता है, उनके अंदर का जो टोटल मास होता है वो कम होता है। फाइन, तो सिंस एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। उनका सरफेस एरिया कैसा होता है, जैसे कि हमने बात की, यस, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी हीट लूज़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वे जल्दी जल्दी हीट को लूज़ कर देते हैं और बहुत ठंडे पड़ जाते हैं। फाइन, व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड दे लूज हीट वेरी इजीली एंड बिकम्स कोल्ड, देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। अब इनको हीट खुद को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी मेटाबॉलिज्म करने पे। फाइन, बहुत सारी एनर्जी लगेगी उनको हीट प्रोड्यूस करने में। सो दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। यही एक रीज़न है, छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते। फाइन, इसीलिए इन लोगों ने ऐसी एबिलिटी को डेवलप नहीं किया है कि वे खुद के बॉडी को रेगुलेट कर पाए, क्योंकि उनका साइज़ ही छोटा है। तो सरफेस एरिया छोटा है, बट सरफेस एरिया बड़ा है उसका, बट वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो जल्दी हीट लॉस कर देता है। फाइन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। यस, some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. Fine. नाउ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ऐसे भी पार्शियल कन्फर्मर्स। पार्शियल कन्फर्मर्स जो बेसिकली हम जब ये चार्ट पढ़ेंगे तब ये पॉइंट पढ़ लेंगे, जब हम ये चार्ट पढ़ेंगे तब हम ये पार्शियल रेगुलेटर्स की बात कर लेंगे। फाइन, चलो। Now, if the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternative for survival. Fine, अगर stressful external conditions होता है, fine, तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स तो है ही हैं, वे तो उन लोगों ने ऐसी मेथड, जैसे रेगुलेटर्स हैं उन लोगों ने इवॉल्व किया है। अब कन्फर्मर्स हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें इवॉल्व नहीं की हैं। क्यों नहीं की हैं, बिकॉज वे इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि भाई ये लोग रेगुलेट कर सके खुद की बॉडी के टेम्परेचर को। तो अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, तो दूसरे कौन सी मेथड्स हैं, तो दूसरी मेथड्स हैं जैसे कि माइग्रेशन एंड सस्पेंशन। फाइन, माइग्रेट करना, सस्पेंड करना। अब माइग्रेशन की बात करते हैं। The organisms can move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over. जैसे कि भाई हम खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अब हम लोग उस पर्टिकुलर चेंज में नहीं रह पाएंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, चले जाएंगे कहीं और। फाइन, इन ह्यूमन एनालॉगी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ समर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया रखा है कि दिल्ली में भाई बहुत हीट होती है, तो उस हीट के दौरान, उस समर के दौरान दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन से और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन माई माइग्रेट टूवर्ड्स शिमला, फाइन, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कोल्डर रीजन, अगर वो उधर नहीं रह पा रहे हैं। फाइन, तो वही चीज़ है। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migrations to more hospitable areas. बहुत सारे birds हैं, ये हमें भी पता है, हमारी लोकेलिटी में भी बहुत सारे bird मानसरोवर से फ्लाई होके आते हैं, इतने किलोमीटर्स दूर फ्लाई होके आते हैं जब उधर विंटर्स होती हैं। फाइन, एवरी विंटर द फेमस क्योलोडा नेशनल पार्क दैट इज विच इज प्रेजेंट इन भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, जो हमारे यहाँ भी आते हैं। फाइन, तो ये जो साइबेरिया से उड़ के आते हैं, बिकॉज साइबेरिया में फ्रीजिंग कोल्ड माइनस में होती हैं, तब ये जो बर्ड्स होते हैं उधर से फ्लाई होके इधर आते हैं। दैट इज़ वे उधर के टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेशन कर लेंगे एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। अब माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन 3 तरह का होता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन एंड पीरियोडिक माइग्रेशन। फाइन,
बहुत बेसिक है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत लॉन्ग उड़ के जाना है तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, छोटा डिस्टेंस होता है तो भाई शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। अब पीरियोडिक माइग्रेशन होता है तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े स्पैन के लिए लाइक जो माइग्रेशन होता है फाइन एकदम, तो उसे बोलेंगे पीरियोडिक माइग्रेशन। तो इन सारे के जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखे तो ये जो साइबेरिया से उड़ के आने वाले बर्ड है, साइबेरियन क्रेन उनको बोलते हैं फाइन। तो साइबेरियन क्रेन है, फिर आर्टिक टर्न है, ईल है, सलमोन है, ये सारे जो होते हैं वे दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द माइग्रेशंस फाइन। नाउ सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब में क्या कि भाई ना ही वे रेगुलेटर्स हैं खुद की बॉडी के टेम्परेचर को, ना ही सेम रख पा रहे हैं, ना ही कन्फर्मर्स हैं कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वे खुद की टेम्परेचर को चेंज कर सकें, अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकें फाइन। तो वे क्या करते हैं, या तो फिर माइग्रेट हो जाते हैं, या माइग्रेशन भी नहीं कर पा रहे तो वे सस्पेंड कर देते हैं खुद को। सस्पेंशन मतलब में क्या, स्टॉप कर देना। तो इन बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। दिस जर्मिनेट, ओके फाइन। सो बैक्टीरिया, फंगाई एंड लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या बनते हैं, थिक वॉल स्पोर्स बनते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं वे क्या करते हैं, कहीं भी जाके बैठेंगे, जैसे कि हमारी ब्रेड है समझ लो, तो ब्रेड को आप खुला रखो 2 दिन तक, तो खुला रखेंगे 2 दिन तक तो उसी ब्रेड पे क्या हो जाएगी, उसी ब्रेड पे फंगस ग्रो होने लगेगी। तो ये फंगस कहाँ से आती है भाई, हम तो कुछ डालने नहीं गए उसके ऊपर। तो ये फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, तो ये स्पोर्स हमारे आजू बाजू कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। जहाँ भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिला, पानी है इधर, फूड है इधर, लाइक थोड़ी बहुत वार्म है, तो क्या करेगा ये फंगस, फिर ये जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट होके फंगस बना देंगे। तो वही चीज़ है, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, लोअर प्लांट्स वगैरह के जो स्पोर्स होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स, वही घूमते रहते हैं। जैसे भी अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे, बट फेवरेबल कंडीशन मिला तो जर्मिनेट हो जाएंगे। फाइन। तो जब भी इन लोगों को कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या बना लेते हैं, सिस्ट जैसा बना लेते हैं, जर्मिनेट नहीं होते, सस्पेंड कर देते हैं खुद को। फाइन। In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as a means to tide over periods of stress. Besides helping in dispersal, they germinate to form new plant under favorable moisture and temperature condition. Yes, बहुत सारे seeds होते हैं, vegetative reproductive जो parts होते हैं, fine structures होते हैं वे, जैसे कि ब्रायोफाइलम की बात करो तो ब्रायोफाइलम में हमने देखा है, हमको पता है कि ब्रायोफाइलम में ऐसे नोड्स होते हैं। फाइन। पोटैटो में जैसे आइज़ होती है तो वे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं सारे, या तो फिर स्टेम है, रूट है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। फाइन। तो यही चीज़ है कि भाई हायर प्लांट्स की बात करो, जैसे कि छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करो तो उनके स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं होते, जब उनको अच्छा जर्मिनेशन का पॉइंट मिलेगा तब जर्मिनेट हो जाएंगे। वैसे ही हायर प्लांट्स में सीड और अदर पार्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा कंडीशन नहीं मिले तब तक वैसे के वैसे डॉर्मेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट। सीड भी जो होते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब वो डॉर्मेंट क्या करेगा, जर्मिनेट होने लगेगा। फाइन। मतलब में उनके अंदर एम्ब्रियो तो है, बट एम्ब्रियो क्या कर देता है, वो खुद को जर्मिनेट नहीं होने देता। फाइन। नाउ they do so by reducing their metabolic activity and going into a state, yes here it has been given, that is dormancy. So they ये कैसे करते हैं, ये सीड वगैरह कैसे करते हैं, तो ये सीड किस में चले जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जिसमें वे अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से उन्हें खाना नहीं चाहिए, फिर समझ लो वाटर नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, और जिसकी वजह से वे वैसे के वैसे रह पाएंगे। और सॉइल में भी भले वो सीड क्यों ना हो, पर अगर इधर अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वाटर नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो वे वैसा का वैसा रहेगा, और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे वे धीरे धीरे जर्मिनेट करने लगेगा। फाइन। In animal, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bears going into hibernation, अगर जैसे कि वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे, फाइन, अब बहुत ठंड बढ़ गई है, फाइन, वे खुद के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं कन्फर्मर की तरह, तो माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन बहुत, जैसे कि उनकी साइज़ बड़ी है और उनके पास इतनी एनर्जी
एनर्जी नहीं है, तो वे क्या करेंगे, तो इनको कोप अप करने के लिए कुछ सस्पेंड हो जाएंगे। जैसे कि पोलर बेयर्स की बात करते हैं हम, तो पोलर बेयर भी हाइबरनेशन करता है ड्यूरिंग विंटर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम। एस्केप इन टाइम मतलब में कुछ समय के लिए उधर से हट जाना, जैसे पोलर बेयर्स केव में जाके सो जाते हैं फिर फाइन। वैसे ही जब फ्रॉग की बात करें तो सेम थिंग। Some snails and fish go into estivation to avoid that is, some snails and fish go into estivation to avoid summer related problems, heat and desiccation. Fine, heat desiccation, heat की वजह से वो survive नहीं कर पाएंगे, snails हैं, fish हैं, fine, तो वे भी क्या करते हैं, तो they also go into estivation, that is summer sleep. Fine, डेसिकेशन मतलब में उनके जो एग्स वगैरह होते हैं वो एग बर्स्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए वे भी समर में सो जाते हैं एज इन दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड डू नॉट कम आउट फॉर अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। अंडर फेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टॉन्स, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, हम बोलते हैं इनसाइड द वाटर बॉडीज, आर टर्म टू बी एज जू प्लैंक्टॉन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर डायापॉज, येस, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, मतलब में जू प्लैंक्टॉन्स भी डायपॉज में चले जाते हैं, जिसमें वो खुद को डोरमेंट कर देते हैं, और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, गर्मी ना हो, तब वे फिर वापस एक्टिव हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कुड अल्टर, चेंज और रेगुलेट और माइग्रेट और सस्पेंड and react to the external abiotic factors. Fine, we in the coming class shall understand about adaptations and many more. Thank you.